विश्व प्रसिद्ध काशी नगरी से सभी काशी वासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को, दुनिया भर में बसे हुए जितने भी हिंदी भाषी, हिंदी प्रेमी लोग हैं, उनको मैं शुभकामना देता हूं। और आज हम सबको गर्व होना चाहिए कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने का काम किया था और काशी के लाडले सांसद, भारत के वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तो विश्व का कोई भी मंच हो, वहाँ हिंदी की गूंज होती है, हिंदी में हर भाषण होता है और हर हिंदुस्तानी को इस पर गर्व होता है। दूसरा गौरव की बात यह भी है कि मध्य प्रदेश में जो MBBS की पढ़ाई है वह हिंदी में शुरू करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और यूपी भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो आज हिंदी दिवस की शुभकामना के साथ आज मैंने ज़िले की दृष्टि से जो माननीय मुख्यमंत्री जी और हम दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बीच 75 ज़िलों में से 25-25 ज़िलों का प्रभार दिया गया है, उसमें जब मैं वाराणसी ज़िले की बैठक करने के लिए आया हूं, तो आज मैंने लगभग सभी विभागों की बहुत विस्तृत समीक्षा करने का काम किया है। और मेरा मानना है कि जब भारत विश्व में नंबर 1 की ओर आगे बढ़ गया है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में नंबर 1 के स्थान पर सभी क्षेत्रों में, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार की दृष्टि से हो, चाहे इंफ्रा की दृष्टि से हो, चाहे सड़क मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे हवाई मार्ग हो, चाहे जल मार्ग हो, चाहे शहर के सौंदर्यीकरण का विषय हो, चाहे यहाँ के जो पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से हमारे महत्वपूर्ण तीर्थ क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों की दृष्टि से हो, सभी क्षेत्र में नंबर 1 काशी को होना चाहिए और काशी हो रहा है। यहाँ के अधिकारियों को मैंने स्पष्ट यह निर्देश दिया है। पहला, चूँकि हम काशी की एक एक जनता की सेवा के प्रति जवाबदेह हैं, सुरक्षा के प्रति जवाबदेह हैं, उनके विकास के प्रति जवाबदेह हैं, लेकिन उसके साथ ही यह भी मैंने कहा है कि हमारी देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर हमारा बूथ का अध्यक्ष भी किसी ज़िले के बड़े से बड़े अधिकारी, छोटे से छोटे कर्मचारी के पास हमारा बूथ अध्यक्ष भी जाए तो उसका वही सम्मान होना चाहिए। मैं उप मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन मैं भाजपा का कार्यकर्ता पहले हूँ, तो हमारा हर कार्यकर्ता अगर कोई समस्या लेके जाता है जनहित की, तो उसको सुनना है, जो समाधान करने लायक है समाधान करना है, जो समाधान नहीं करने लायक है, क्यों नहीं हो सकता, या बता करके उसे संतुष्ट करना है। हमारा कार्यकर्ता जनता, सरकार और प्रशासन के बीच का माध्यम है और उसकी हर बात सुनी जाए, इसके निर्देश आज हमने दिए हैं। दूसरा, जिले के अंदर महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत सार्थक प्रयास हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की यह मंशा है कि अगर महिला सशक्तिकरण होगा तो परिवार का सशक्तिकरण होगा, परिवार सशक्त होगा तो फिर कोई कमज़ोर नहीं रहेगा। और वाराणसी ने नई नई योजनाएं शुरू करके, विशेष तौर से जो हमारी राष्ट्रीय आजीविका मिशन हो, चाहे राष्ट्रीय आजीविका मिशन की दीदियों के माध्यम से, एनआरएलएम की दृष्टि से, एसआरएलएम की दृष्टि से बहुत शानदार काम किया, उसकी मैं प्रशंसा भी करता हूं। और आने वाले समय में और अच्छा काम करेंगे।
हमारा प्रयास है काशी सहित प्रदेश के किसी भी गरीब से गरीब परिवार की, हमारी बहनें दीदियां हैं, बेटियां हैं, उनके आय का कोई ना कोई स्रोत खड़ा हो, इस दिशा में लखपति दीदियां बनाने का एक लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से संबोधित करते हुए कहा है कि हम देश में 2 करोड़ दीदियों को लखपति बनाने का काम करेंगे। वाराणसी उस ओर कदम बढ़ा चुका है, उत्तर प्रदेश उस ओर कदम बढ़ा चुका है और हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हम कई मामलों में, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, अमृत सरोवर योजना हो, हर ऐसे कोई भी विषय होते, हर घर नल से जल योजना हो, हम सौभाग्य योजना में हर घर में बिजली पहुंचाने का हो, शौचालय बनाने का हो, उज्ज्वला योजना में हो, जनधन के खाते खोलने में हो, हम हर दिशा में नंबर 1 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा प्रदेश उत्तम प्रदेश, सर्वोत्तम प्रदेश बने, इस दिशा में प्रयास हुआ है। यह भी आज निर्देश दिया गया है कि हमारे यहाँ हर घर नल से जल की दृष्टि से जो योजना चल रही है, उसमें मिनिमम 10-10 गाँवों का निरीक्षण करेंगे, जिसमें 1 मीटर नीचे पाइपलाइन पड़ रही है कि नहीं, पाइपलाइन डालने के बाद आवागमन के योग्य गाँव वासियों के लिए सुविधा संबंधित कंपनियां प्रदान कर रही हैं कि नहीं, टेस्टिंग के बाद पहले जैसी सड़क का निर्माण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यह सारा निरीक्षण 10-10 गाँव एक तरह से सैंपल के तौर पे करेंगे। कमी पाई जाने पे अतिरिक्त गाँव का भी निरीक्षण किया जाएगा। एक बात और मैंने कही है, मनरेगा के माध्यम से, चूँकि हमारा जो गरीब से गरीब परिवार है, हम यहाँ बहुत राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेस वे, हवाई अड्डा, जल मार्ग, रेल मार्ग सब बना रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी का सबसे बड़ा जो मार्ग होता है उसके घर से और मुख्य मार्ग तक पहुंचने का होता है। हमने यह भी निर्देश दिया है कि इसका विधिवत समीक्षा करके विशेष अभियान चला करके कोई गरीब आदमी है, अगर 50 मीटर की भी छोटी 1 मीटर चौड़ी सड़क बना करके ड्रेनेज की सुविधा के साथ और व्यवस्था करनी है, तो यहाँ वाराणसी के 100% गाँवों को उसका हिस्सा बनाना चाहिए। यहाँ के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण करने की कार्ययोजना भी तैयार करने के लिए कहा गया है। 8 विकास खंड हैं, अभी हम 100 सामुदायिक भवन या उनको बारात घर कहिए, उसके लिए भी लगभग 1-1 करोड़ या इससे अधिक के लागत के, जिसमें गरीब आदमी अपने सभी प्रकार के कार्यक्रम, चाहे शादी विवाह हो, अन्य कोई समारोह हो, वहाँ पर वह संपन्न कर सके, इसके भी निर्देश दिए गए। बिजली विभाग को विशेष निर्देश दिया गया है, क्योंकि जो बिजली के बिल हैं उसके सिस्टम को कुछ परिवर्तित किया गया था, उसमें कई घरों में जो पहले बिल आता था उससे अधिक बिल जा रहा है, तो उसको समयबद्ध तरीके से सुधार करने और उन उपभोक्ताओं का जिनका बिल अधिक और गलत चला गया है, अनावश्यक परेशान नहीं करने का भी निर्देश दिया गया है। विकास प्राधिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि कोई माफिया, कोई कब्जा न करे, कोई गरीब आदमी को कोई परेशानी ना हो, इसके भी निर्देश दिए गए। नगर निगम के माध्यम से PM स्वनिधि योजना का शानदार काम किया गया है, मैं उसकी सराहना भी करता हूं, और हम लोग प्रयास करेंगे प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में, चाहे वो नगर पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर निगम हो, PM स्वनिधि योजना गरीबों के लिए मतलब एक तरह से कह लीजिए कि ऐसी औषधि है उसके जीवन में सुधार के लिए कि 10,000 रुपये देकर 10,000 रुपये तक का ऋण केवल आधार कार्ड के बेस पर लोगों को मिल पाता है, और उस ऋण से वो अपना छोटा रेहड़ी पटरी का कारोबार शुरू करते हैं। प्रतिदिन 1,500 रुपये कमा करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, और अगर ठीक से उस खाते का संचालन करते हैं तो फिर उनको 20,000 रुपये, दूसरे बार जब वह PM स्वनिधि ऋण लेते हैं तो 20,000 रुपये या बिना गारंटी के, अगर उसका भी ट्रांजैक्शन सही करते हैं तो फिर तीसरी बार वो 50,000 रुपये के ऋण लेने के अधिकारी हो जाते हैं। यह माननीय प्रधानमंत्री जी के गरीब कल्याण के लिए जो समर्पित रूप से काम करने का लक्ष्य है, उसका ये परिणाम है। साथ ही मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि काशी के अंदर जो रेहड़ी पटरी के कारोबारी हैं उनके लिए वेंडिंग जोन का निर्माण किया गया, और प्रदेश में सभी नगरों में जहां PM स्वनिधि योजना से लोग ऋण ले रहे हैं वहाँ वेंडिंग जोन भी बनाया जाए, जिससे छोटे कारोबारी जो 10,000 रुपये का सामान लगा करके दिन भर बेचते हैं और 1,500 रुपये वो कमाते हैं मुश्किल से,
तो कोई उनको उजाड़ने का काम न करे, उनको नुकसान पहुंचाने का काम न करे, यह सुनिश्चित करने के लिए बेंडिंग जोन बहुत ज़रूरी है। मेरे जानकारी में नगर और ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे अवैध कब्जे की बात आई है। उन अवैध कब्जों को चिन्हित करा करके अभियान चला करके उनको खाली कराने, लेकिन इसमें ये निर्देश मैंने स्पष्ट दिया है कि हम गरीब को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी भूमाफिया को छोड़ेंगे भी नहीं। गरीब अर्थात अगर कोई अवैध कब्जा कर भी लिया है तो उसको कोई वैकल्पिक व्यवस्था देने के बाद उससे खाली कराएंगे और भूमाफिया को नोटिस दे करके वैधानिक रूप से उसको खाली कराने की कार्रवाई यह की जाएगी। मुझे यहाँ 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया है। आज यह भी मैंने कहा है कि यहाँ जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनके लिए बहुत स्वर्णिम अवसर है कि देश और प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार है और हर मामले में, हर विभाग में वाराणसी को नंबर 1 के स्थान पर होना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि यह जनपद के अधिकारियों के अंदर क्षमता है, वो नंबर 1 की ओर आगे बढ़े। हम सरकार की ओर से पूरा सहयोग कराएंगे। विशेष तौर से जो बरना नदी है उसमें जो रिवर फ्रंट बना था उसके लिए भी कुछ विषय आए हैं, उसका भी समाधान हम लोग निकालेंगे। सीवर लाइन जहाँ जहाँ सही तरीके से संचालित नहीं है उसको भी सुधार करने का काम किया गया है। अभी लगभग 100 करोड़ रुपए नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में जो बिजली व्यवस्था थोड़ी चरमराई थी, जो उपभोक्ता अधिक हो गए, यूनिट खर्च होने की अधिक क्षमता हो गई, लेकिन जो ट्रांसफार्मर आज की क्षमता नहीं बढ़ी थी, उपकेंद्रों की क्षमता नहीं बढ़ी थी, उसके लिए अलग से 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था लगभग की गई है। उससे ये समस्या का समाधान हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र की चाहे किसी भी विभाग की सड़कें हों, उनको बिना देरी किए सब निरीक्षण करा करके कार्य योजना का हिस्सा हैं तो भी भेजने, कार्य योजना का हिस्सा नहीं तो भी भेजने के लिए निर्देश दिया गया है। हमारा प्रयास है कि प्रधानमंत्री जी का यह संसदीय क्षेत्र, बाबा विश्वनाथ जी की यह नगरी एकदम आदर्श और मॉडल और विकास का एक नया स्वरूप बन कर के तैयार हो और वह इस दिशा में हम आगे बढ़ें। एक बड़ा आज सभी अधिकारियों से चर्चा करके हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि हर महीने स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत का आह्वान किया, लेकिन स्वच्छता का यह जो महाअभियान है, महायज्ञ है, वह तभी सफल होगा जब सरकार और समाज दोनों सहभागी होंगे। 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती है। इसी दिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है, लेकिन वह जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हैं। तो यह सेवा सप्ताह, स्वच्छता सप्ताह, आयुष्मान भारत योजना, यह सब अभियान तीव्र गति से 17 सितंबर से प्रारंभ होगा। और विशेष तौर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का काशी से इस बात के लिए भी आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने जो विशेष तौर से विश्वकर्मा योजना लागू की है, जिसमें अब स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ उनका अगर प्रशिक्षण हो गया तो अपना रोजगार शुरू करने के लिए भी जो 1 लाख रुपए तक के ऋण की व्यवस्था की गई है, वो एक क्रांतिकारी कदम है। अब वाराणसी में हूँ, वाराणसी के माननीय सांसद जो देश के प्रधानमंत्री हैं, सौभाग्य ये रहा कि G20 की मेज़बानी करने का अवसर वाराणसी को भी मिला है और G20 का मेज़बानी करने का अवसर देश को दिल्ली में मिला है। आज जो पंच प्रण की उन्होंने घोषणा की थी, उसका स्वरूप हमने देखा है। विश्व के जितनी भी महाशक्तियाँ थीं, जो बड़े बड़े देश थे, वह सब कोणार्क के सूर्य मंदिर के बैक ड्राप के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो उनका सेशन हुआ। साथ ही दूसरा जो सेशन, शाम को सेशन तो उसे नहीं कहेंगे, डिनर के लिए, भोजन के लिए जब लोग आए तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का बैकड्रॉप दिखाई दे रहा था। तो हमें अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए और यह माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत कर दिया। तीसरी अर्थव्यवस्था हमारा देश बनने की ओर अग्रसर है और विश्व में नंबर 1 बनना है और उसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उसका मॉडल काशी बने, इसका हम लोग प्रयास किए हैं और कर रहे हैं। और कई विषय जो निर्देश दिया है हमारे जिला सूचना अधिकारी जो है, उसकी आपको डिटेल एक नोट, प्रेस नोट बना करके देंगे, उसको शामिल करिएगा। मेरी ओर से इतना ही कहना है। अगर आप में से कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिए आज की बैठक से संबंधित, नहीं तो आप दूसरी तरफ चले जाएंगे तो फिर विषयांतर हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी, एक मेरा छोटा सा सवाल जी। अभी आपने हेरिटेज के संरक्षण की बात कही है
और काशी प्राचीन धरोहर के रूप में भी जानी जाती है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध रामलीला होता है रामनगर में, जो राजा साहब और सरकार के सहयोग से कराया जाता है। लेकिन आज भी वो बड़ी जीर्ण शीर्ण स्थिति में वो रामलीला संपन्न इसको होता है। मैं जिलाधिकारी को इसी समय निर्देश दे रहा हूँ कि वो उसको शामिल करके निरीक्षण करा करके उसकी जो भी ज़रूरत होगी, देखिए हमारे लिए चाहे वो रामलीला हो, चाहे कृष्ण लीला हो, और चाहे कोई भी धार्मिक लीला हो, हमने धार्मिक स्थलों का जितना विकास, तीर्थ स्थलों का जितना विकास किया है, उसका परिणाम है कि बाबा विश्वनाथ जी की नगरी में मैं भी एक भक्त के रूप में पहले आता था, सरकार के उप मुख्यमंत्री के रूप में आया हूँ। कभी यहाँ 10 से 20 हज़ार लोग प्रतिदिन आते थे, आज यहाँ 3 लाख से भी अधिक लोग एक एक दिन में आते हैं, और जिसके कारण से काशी का विकास भी हो रहा है, रोजगार भी सृजित हो रहा है। और ऐसे सभी स्थानों को जो भी ऐसे हैं, मैं आप सब पत्रकार मित्रों से भी आग्रह करूंगा कि वह ज़रूर आप हमारे जिलाधिकारी वाराणसी को उपलब्ध करा दें, हमारे पार्टी के नेताओं को उपलब्ध करा दें। हम आपको भरोसा दिलाते हैं काशी की एक एक रज यहाँ कंकर कंकर शंकर इसका है हमारे लिए, इसलिए इसको आगे बढ़ाने के लिए कोई कमी शेष नहीं रखें। एक मेरा आखिरी छोटा सवाल कि रामनगर से लेकर के पड़ाव तक गंगा जी के किनारे कॉरिडोर की बात कही जा रही थी, उस पर समीक्षा हो रही बनी जो है, उसकी समीक्षा हो रही है, वो बनेगा। अभी आप इतने कॉरिडोर बन करके इतने दिव्य घाटों का निर्माण हो रहा है कि काशी को देखने के लिए दुनिया उमड़ करके आ रही है। आप विश्वास रखिए, आने वाले समय में आप सब काशीवासी भी काशी का अगर पुराना फोटो नहीं रखोगे तो आपको याद नहीं रहेगा पहले वाली काशी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के सांसद बनने के बाद वाली काशी में कितना बदल आ गया, कितना अंतर आ गया। कांग्रेस मांग रही है प्रियंका गांधी को बनारस चुनाव लड़ाने के लिए। ये कांग्रेस की बीमारी है, मेरी भाजपा की बीमारी नहीं। असर डालेगी? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014-2019 से भी बहुत बड़े अंतर से काशी से 80 सांसदों के साथ देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके लिए चुन करके जाएंगे, हम 80 की 80 सीटें बनारस से अगर लड़ती हैं तो क्या प्रभाव डालेंगी प्रियंका? मैंने कहा ना, जब हम 80 की 80 जीतेंगे तो प्रियंका जी बनारस से लड़ें और चाहे बलिया से लड़ें, या कांग्रेस का कोई प्रत्याशी, या सपा का कोई प्रत्याशी, या बसपा का कोई प्रत्याशी। इस समय मोदी नाम की सुनामी चल रही है और कमल खिल रहा है। क्या 2024 का चुनाव सनातन धर्म पे लड़ा जाएगा? 2024 का चुनाव गरीब कल्याण के मुद्दे पर, देश के विकास के मुद्दे पर, पंच प्रण जो दिलाए गए हैं, आज़ादी के जो हमारा अमृत काल है, उस समय हमने जो काम किया है और जो आगे करने वाले हैं, G20 जो अभी इतनी बड़ी समिट दिल्ली में हुई, काशी में भी हुई, और उसमें जो भारत का मान प्रतिष्ठा बढ़ी है, देश का हर युवा ये समझ रहा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। दुनिया की सभी महाशक्तियाँ मेरे मोदी जी के जब पीछे पीछे चलते थे, तो वह मनोज कुमार जी का गाना कि मेरा भारत वह भारत है जिसके पीछे संसार चला, तो वह देखने को मिला है। इस पर पूरे देशवासी को गर्व है। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन और प्रेरणा के कारण हमारे देश के आधुनिक ऋषि मुनि, जिनको हम वैज्ञानिक कहते हैं, उन्होंने चंद्रयान 2 की असफलता के बाद उन्होंने चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर भेज करके दुनिया की सारी महाशक्तियों को हैरान कर दिया कि भारत की प्रतिभा के सामने कोई टिक नहीं सकता। आदित्य L1 भगवान सूर्यदेव को प्रणाम करने के लिए आगे जा चुका है। हम 14 रत्न खोज चुके हैं, बाकी रत्नों को खोजने के लिए समुद्रयान आगे जा रहा है। इन सब के पीछे जब विजनरी लीडर होता है, जिसको देश के गरीब की भी चिंता, देश के विकास की भी चिंता, देश के सुरक्षा की भी चिंता, सभी क्षेत्रों का जो ध्यान रखता है, वही यह सब कर सकता है। जो केवल परिवार की चिंता करता है, भ्रष्टाचार किए है तो उससे बच कैसे जाए, केवल इसकी चिंता करता है, केवल जातियों की चिंता करता है, तुष्टीकरण की घटिया राजनीति करने का रास्ता खोजता है, वह देश के भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए देश ने पूरा मन बनाया है, उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत, अब इंडिया नहीं भारत, कमल खिलाने के लिए तैयार है। धन्यवाद। तो अभी तक सनातन धर्म से परहेज था, लेकिन अब बकायदे टीवी चैनल्स के जो एंकर हैं उनके शो में भी जाने पर इस तरीके से अपने जो प्रवक्ता है उन पर बैन लगा दिया है कि नहीं, वहाँ नहीं जाएंगे। देखिए, घबराहट क्या है? मैं यह मानता हूँ कि चाहे वह कोई हमारे धार्मिक ग्रंथ हों, चाहे कोई हमारे सनातन को तो कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन सनातन ही नहीं, कोई भी जो धर्मावलंबी हैं, पंथ वाले हैं, संप्रदाय वाले हैं,
उस पर किसी राजनीतिक नेता को टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। देश जब विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, ऐसे समय में इस प्रकार के विषय उठा करके कांग्रेस क्या कहना चाहती है, समाजवादी पार्टी क्या कहना चाहती, देश के अन्य इस प्रकार के राजनीतिक दल क्या कहना चाहते। हमारा देश धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी रूप से आगे बढ़ रहा है। तो यह अवसर देश को एक नए ऊंचाई की ओर ले जाने का। टीवी चैनल के एंकर से उनको क्या प्रॉब्लम है? उनको जो प्रॉब्लम है, हमारे टीवी के जो एंकर हैं, आप सब पत्रकार मित्र हैं, उनके अहंकार को चकनाचूर करने में आप सब सक्षम हैं। हम जो एंकर हों, हमारे पत्रकार मित्र हों, जो सवाल करते हैं, जिनका जवाब देने से ये लोग भागते हैं, उनको जवाब देने का अगर साहस नहीं है तो देश से माफ़ी मांगनी चाहिए इस प्रकार का बयानबाजी करने का। मैंने कहा 80 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगा, तो कोई भी कहीं से भी आकर के यूपी चुनाव लड़ेगा तो कमल का फूल खिला करके ही जाएगा। नहीं, कोई चूक नहीं। देखिए, हार और जीत तो एक चुनावी राजनीति का एक हिस्सा है। हम लोग 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए थे, मुख्यमंत्री जी भी सांसद थे, मैं भी सांसद था। हम लोग गोरखपुर और फूलपुर की लोकसभा हार गए थे, लेकिन फिर जीते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी गुब्बारे की तरह फूल गई है। एक विधानसभा का उपचुनाव जीत करके गुब्बारे की हवा जनता 2024 में निकाल देगी। चुनाव के बाद हार मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि हम भी बनेंगे और दारा सिंह चौहान भी मंत्री बनेंगे। ये देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, वो उनके मंत्रिपरिषद में कौन शामिल होगा कौन नहीं शामिल होगा, इस पर ना मुझे कोई टिप्पणी करनी है ना किसी को कोई टिप्पणी करनी चाहिए। लेकिन यह बयानबाजी या कोई सवाल जवाब का विषय नहीं। धन्यवाद।